टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के खास शो में। और नया साल का ये दूसरा एपिसोड होगा मुझे लगता है, और इसमें कई सारे ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जो पूरे साल आपको काम आने वाला है। इसलिए कहीं आप जाइएगा नहीं, हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स के टॉप 5 डिडक्शन जिन्हें भूलना पड़ सकता है काफी महंगा। एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ ही ये भी बताएंगे रेस्टोरेंट ऑनर की जीएसटी की उलझन कैसे होगी दूर। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नए साल की बात कर लूं कि कोहली साहब, मुझे लगता है कि आपने भी कुछ नए साल में रेजोल्यूशन लिया होगा, सबने लिया है, तो क्यों ना हम लोग ये वादा किया जाए और अपने दर्शकों के साथ कि नियमों के दायरे में रहकर अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाएं। इसके हर संभव गुर आपको बताए जाएंगे इस शो में। लेकिन साथ में आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि कई बार होता क्या है कि अक्सर हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं कि जो छूट मिलने वाली होती है वो छूट नहीं भी ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे डिडक्शन मिलते हैं जिस डिडक्शन का हमें पता नहीं होता, कई बार अनजाने में उसे नहीं क्लेम कर पाते हैं। तो कोहली साहब, आप मुझे समझाएं कि टॉप 5 डिडक्शन कौन से हैं जिनको भूलना काफ़ी महंगा पड़ सकता है टैक्स की देनदारी के लिहाज से। जी हाँ लक्ष्मण, अगर हम इसको, आपने जो बात कही उसको दूसरे तरीके से देखें, महंगा तो पड़ ही सकता है, पर ये डिडक्शंस ऐसी हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, तो ये डिडक्शन भूल जाती है। इसको हमने देखा है कि टैक्स पेयर्स लेना भूल जाते हैं। ये डिडक्शंस आम प्रयोग नहीं होती है। जैसे 80C है, वो सभी को पता है, सभी लोग लेते हैं। 80D है, सभी को पता है, सभी लेते हैं। ये जो 5 चीजें हैं, ये हमने देखा है कि ज्यादातर भूलते हैं। पहला है 80GG। जिन लोगों को HRA नहीं मिलता है लक्ष्मण, उन लोगों को भी रेंट की डिडक्शन मिल सकती है, 5,000 रुपए प्रति माह, 60,000 रुपए साल का। तो जिनको HRA नहीं मिलता है वो 80GG की डिडक्शन हमने देखा लेना भूल जाते हैं। एजुकेशन लोन पे मैंने देखा है बहुत सारे परिवार एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लेते हैं और 80E के अंतर्गत वो उसको क्लेम करना भूल जाते हैं। तो ये एक गलती, और बड़ी भारी रकम होती है क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है, खासकर जब आप बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज की फीस वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज जो आजकल हमने देखा है लक्ष्मण, लोग भूल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 80EEB में एक डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक की। उसको मैंने देखा है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल तो खरीद लेते हैं, उसको चार्ज करना भी रोज याद रखते हैं, पर उसकी डिडक्शन लेनी भूल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्पेशल एबिलिटीज के होते हैं। हाँ, मैं यही कहना ही चाह रहा था। कुछ लोग स्पेशल एबिलिटी के लिए बात हो गई, या फिर सेकंड होम लोन होता है, उस पर भी मुझे लगता है कुछ डिडक्शन मिलता है, उसे भी लोग भूलते हैं। क्यों? जी हाँ बिल्कुल, आपने जो दोनों याद दिलाई, मैं वो दोनों ले लेता हूँ। आपने स्पेशल एबिलिटीज जिन लोगों को होती है, जिन लोगों की डिसेबिलिटी है, अगर वो सिवियर नहीं है तो 75,000 तक 80U में डिडक्शन मिलती है। अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक मिलती है। और दूसरे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक घर तो याद रहता है, दूसरे घर की नहीं याद रहती है, हालांकि टोटल लिमिट उसमें 2 लाख की है। तो हमने जब सारी रिटर्न्स को खंगाला लक्ष्मण, सब लोगों से पूछताछ की, बातचीत की, तो लगा ये 5 डिडक्शंस क्योंकि कॉमन नहीं होने की वजह से लोग भूल जाते हैं। तो हमने सोचा आज इन 5 का आपके दिमाग में इनको रजिस्टर कर दिया जाए, जिससे कि आप कभी नहीं भूलें। बिल्कुल, यही टैक्स गुरु की खासियत भी है कि जिन चीज़ों को आप भूल जाते हैं उसे हम याद दिलाते हैं। और याद दिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप टैक्स के नियमों के दायरे में रहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा और काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए और समय समय पर अगले आने वाले एपिसोड में भी हम ऐसे चीज़ें बारीकी आपको बताते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल आया है प्रयागराज से AK मुंगिया साहब का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुंगिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका प्रोग्राम अक्सर सुनता हूँ, बहुत सारे लाभ मैंने लिए भी हैं, ऐसे बहुत एडवांटेज होता है। मेरा ये प्रश्न है कि मैं मकान बेच करके दूसरा मकान लेना चाह रहा था, तो ये इसमें कोई इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के लिए क्या ऐसा कोई रूलिंग है कि मकान पहले खरीद लूं बाद में बेचूं, कितने पीरियड के अंदर बाद में बेच के कैपिटल गेन का एडवांटेज ले सकता हूँ?
पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं हम लोग, चूंकि ये सवाल ऐसा है सिर्फ आपके लिए नहीं, कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होता है जब वो घर बेचते हैं, दूसरा मकान खरीदते हैं, तो वहाँ पे उनको कैपिटल गेन्स टैक्स की चिंता सताती रहती है। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको? जी हाँ मोंगिया साहब, बिल्कुल आपने आपके सवाल का हम हल बता देते हैं और आपके फेवर में हल बताएंगे। बिल्कुल आप सेक्शन 54 है, आप मकान बेच के अगर मकान ले रहे हैं तो आप अगर खरीद रहे हैं तो 1 साल पहले भी मोंगिया सा अगर आपने लिया, मतलब जिस डेट को आपने बेचा उससे 1 साल पहले तक अगर आपने खरीदा है और 2 साल बाद तक खरीदा है तो आप बाकायदा उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप उस पर बना रहे हैं मकान को, तो आपको 3 साल मिलते हैं। तो देखिए आपकी समस्या का बिल्कुल सोल्यूशन निकल आया। आप पहले बिल्कुल खरीद लीजिए, बाद में बेच दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या सवाल है आपके पास? और जो बेचूंगा इसका पैसा कहाँ रखना होगा? मतलब कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होगा, किसी अलग अकाउंट में, क्या करना होगा? जी हाँ मोंगिया साहब, जो आपने मकान बेचा है उसका पैसा वैसे तो आप अगर पहले खरीद चुके होंगे तो वो उसके अगेंस्ट ऑफसेट हो जाता है, पर अगर बीच में अभी आपने खरीदा नहीं है, अभी आपने बनाया नहीं है, बीच में रिटर्न फाइलिंग की अगर तारीख आ जाती है तो उसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आप एक बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में उसको खुलवाएं, उसको उस पैसे को वहां पर रख दें और फिर जब आपकी जो समय सीमा आपको दी गई है उसके अंदर अंदर आप उस पैसे को निकलवा के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये तभी कराना जरूरी है अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट बीच में आ जाती है। अगर नहीं आई है तो आप उस पैसे को कहीं भी अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में तब तक के लिए बाकायदा रख सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अब चलते हैं सिलवासा, जो कि दादर एंड नागर की हवेली की राजधानी है, और वहाँ से अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग फ़ोन करते हैं और टैक्स गुरु से जुड़ना चाहते हैं। कैसा मौसम है वहाँ पे अभी, पहले तो ये बता दीजिए दर्शकों को। सर यहाँ पे काफी ठंडी है और आज तो हवा भी काफी तेज चल रही है। अच्छा, मौसम काफी सुहाना है, ये टूरिस्ट स्पॉट है। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप उस मौसम को एंजॉय मेरा करिए। सवाल ये था कि मेरा भाई एक गल्फ कंट्री में रहता है और अराउंड 20 लाख के अराउंड उसका इनकम है। वो अपने मम्मी के खाते में या तो फिर उसके खाते में इंडिया में भेजता है, तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है? एंड सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे फादर के अकाउंट में अराउंड एक मिनट, चूंकि दोनों सवाल अलग अलग होंगे आपको मुझे लगता है, तो पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कोहली साहब से, फिर आपसे अगला सवाल पूछूंगा मैं। कोहली साहब। जी अरविंद जी जो पैसा आपके भाई साहब यहाँ पर भेजते हैं मदर के अकाउंट में, देखिए पैसा आने पर तो कोई टैक्स नहीं है, पर मदर उसको कहीं इन्वेस्ट करती हैं या उसमें से कोई रिटर्न आता है, मान लीजिए उसकी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हैं, तो उससे जो रिटर्न आता है वो अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है अरविंद जी, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। वरना खाली वहाँ से पैसा आना माता जी के अकाउंट में वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो गिफ्ट माना जाएगा और गिफ्ट रिलेटिव्स के बीच में सेक्शन 56(2) के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होता है। तो आपके लिए खुशखबरी है, पर उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख से ऊपर हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं अरविंद जी इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। अगला सवाल क्या है आपके पास? सर सेकंड सवाल है कि मेरे फादर के अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो अराउंड 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है एंड प्रॉफिट इज लेस देन 2 लाख समझो है, तो वो शो करना है ITR में और कोई अदर इनकम नहीं होगी? जी हाँ अरविंद जी, बिल्कुल शो करना है। F&O के जो ट्रांजैक्शंस आपके फादर करते हैं बिल्कुल उसको दिखाना पड़ेगा। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाता है, उसके लिए आपको ITR 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जानते होंगे F&O का जो प्रॉफिट, जो टर्नओवर निकाली जाती है वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकाला जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ के अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो परचेज ऑप्शन करते हैं, कॉल और पुट उसके लिए और नियम है, कॉल और पुट सेल करते हैं तो उसमें प्रीमियम और प्रॉफिट भी जुड़ता है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिखाना होता है। ये टर्नओवर का मेथड है, ITR 3 का प्रयोग करके इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का करिएगा। देखिए आपके पिताजी का भी आपके माताजी का भी दोनों का टैक्सेशन यहाँ बता दिया। लक्ष्मण देखिए इन्होंने पूछा और 3 लोगों का एक साथ समाधान हो गया। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरविंद जी के सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। और अब चलते हैं, दीपेश जी का सवाल आया है। दरअसल ये सवाल आया आनंद सिटी गुजरात से। दीपेश पटेल जी हैं, इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है और इनका कहना यह है कि इनका ग्रॉस इनकम जो है
13,27,760 रुपये है और नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 11,20,609 है। इसमें इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सेक्शन 16 और सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के बाद ये टैक्सेबल इनकम बता रहे हैं, नेट टैक्सेबल इनकम बता रहे हैं। फिलहाल होम लोन नहीं है, लेकिन आगे होम लोन लेने की उम्मीद है, यानी घर खरीदना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि शायद होम लोन लेना पड़ जाए तो ले लूँगा। कंपनी की तरफ से फैमिली के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट रिइंबर्समेंट मिलता है और ITR फाइल करने के लिए कौन सा रेजिम अपनाएं ये जानना चाहते हैं। तीनों जानकारी तो काफ़ी हद तक दे दी है और कई लोगों के मन में इस तरह की उलझन होती है। कोहली साहब जी, दीपेश जी के लिए लक्ष्मण, जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने मन का जो कैलकुलेटर है उसको ऑन करने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे इन्होंने इनकम बताई, मुझे अंदाज़ा लग रहा था शायद पूछा। जी हाँ, इनके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि न्यू रेजीम ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ये होम लोन लेंगे तो फिर शायद इनके लिए ओल्ड रेजीम, क्योंकि न्यू रेजीम में होम लोन का बेनिफिट और ये चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है कि करीब 4-1 हज़ार रुपए का लक्ष्मण फ़र्क आएगा, इनको फ़ायदा होगा। अगर अभी जो हालात हैं उसमें ये न्यू रेजीम में जाते हैं और जब होम लोन लेंगे तो फिर परिस्थिति बदल सकती है। ये डिपेंड करेगा होम लोन का अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है वगैरह। तो हम उम्मीद करते हैं कि दीपेश जी को अब हालांकि कैलकुलेटर दिया होता है पर हमने बता दिया, उनको आयकर के कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, मुझे भी लेकिन दाद देनी पड़ेगी। आपकी जो दिमाग में जो कैलकुलेटर है, इतने फास्ट आपने सारे आंकड़ों को कैलकुलेट करके बता भी दिया कितने की बचत इनको होगी। लेकिन ये भी पूछ रहे हैं कि ठीक है, मान लिया हमने होम लोन ले लिया तो क्या साल में 1-2 बार रेजिम स्विच करने का मौका मिल सकता है क्या? जी हाँ लक्ष्मण, बहुत बढ़िया आपने बात पूछी। अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है लक्ष्मण, तो आप हर साल रजीम बदल सकते हैं। ओल्ड से न्यू में जाइए, न्यू से ओल्ड में आइए, फिर न्यू में चले जाइए, फिर ओल्ड में आ जाइए। पर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन वाले को ये सुविधा बार बार उपलब्ध नहीं होती है। जी ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशन से आपको इनकम नहीं हो रही है तब तो आप बिल्कुल रेजिम चेंज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नुकसान को एडजस्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं, जीएसटी जुड़ा हुआ भी है, इनकम टैक्स से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक जो अक्सर ज़्यादा सवाल आते हैं उस पर एक संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूँगा। कई लोग ये पूछते हैं कि कंसल्टेंट के तौर पर अगर कोई इनकम होती है भारत में काम करते हुए और फॉरेन एक्सचेंज से होने वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाए, काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। जी हाँ लक्ष्मण, आपने बहुत लोग वाकई में इसमें बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, जब आपको पास कंसल्टेंसी की इनकम आती है तो वो नॉर्मल फर्क ये होता है उस पर TDS नहीं करता है, होती वो नॉर्मल कंसल्टेंसी इनकम है, तो उस पर आपको वॉलंटरली टैक्स कैलकुलेट करा के जमा कराना होता है। और जो आपका विदेश में अगर टैक्स लगा है उसका आप यहाँ पर एक फॉर्म 67 होता है, वो आपको पहले फाइल करना होता है, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एक कंसल्टेंट का जैसे टैक्स बनाया जाता है उसी प्रकार बनता है। अपनी मर्जी से खुद कैलकुलेट करके आपको टैक्स जमा करना होता है। बिल्कुल, तो ये एक तरीका है और इस तरीके को अपनाएंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला फिर से। और पलवल से, जो कि हरियाणा में है, वहाँ से कैलाश मंगला जी का सवाल है जो कि फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं कहाँ उलझन है आपकी? हाँ, मेरा टैक्स शुरू से एक सवाल है। बिल्कुल। मैंने एक कंपनी के कुछ शेयर साल 2008 में खरीदे थे, जो कि साल 2017 में सेबी के द्वारा कंपलसरी डीलिस्ट कर दिए गए। मैंने इन डीलिस्ट शेयरों को ऑफ मार्केट में इस साल वित्त वर्ष 2021-22 में काफी नुकसान से बेचा है, क्योंकि कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही वो अपने रिजल्ट पब्लिश कर रही है। अब मेरा सवाल है कि क्या मैं ऑफ मार्केट में बेचे गए शेयरों के नुकसान को लिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूँ? यदि हाँ, तो नुकसान पूरा एडजस्ट नहीं हो पाने पर क्या उसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है? कोहली साहब। जी हाँ कैलाश जी, बिल्कुल कर सकते हैं आपके, क्योंकि शेयर्स ओरिजिनली लिस्टेड थे और वो डीलिस्ट हो गए, बाद में डीलिस्ट हुए। वो जो नियम है वो जो शेयर पहले लिस्टेड ही नहीं था उसके लिए होता है, तो आप बाकायदा इसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं
और अगर बच गया कैलाश जी, आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है, आप बिल्कुल करिए और अपने नुकसान को टैक्स बचा के बचाइए। बिल्कुल, नुकसान की भरपाई करने के आपके पास तमाम रास्ते हैं, उसका पालन करें, जैसा ही कोहली साहब ने बताया है। अगला सवाल लेते हैं पुणे से। रूपल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपल, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्ते, मैं रूपल अग्रवाल बोल रही हूँ पुणे से। मैं रेगुलर व्यूअर टैक्स गुरु और आपका शो मुझे बहुत पसंद है, सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग विद टैक्स। जी, मेरा सवाल HRA क्लेम के बारे में है और मैं करंटली अराउंड 7,75,000 मेरा इनकम है इस ईयर का, और मुझे मेरी कंपनी अराउंड 8,800 HRA में अंडर दैट सेक्शन एवरी मंथ देती है। तो जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अराउंड 1,25,000 टैक्स सेविंग फंड्स में लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, और 25,000 EPF में भी हमारा इन्वेस्ट हो रखा है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मैं अपने पेरेंट्स को, जहाँ मैं रहती हूँ करंटली, उनको रेंट पे कर सकूँ, और वो क्या हम ITR में HRA के तौर पर क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ रूपल, बड़ा पेचीदा मामला है। पेरेंट्स के साथ रहती हैं और उन्हीं को रेंट देना है। जी हाँ, आप कर सकते हैं, पर आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो आप रेंट ट्रांसफ़र करें हर महीने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, और ज़रूरी बात यह है कि पेरेंट्स जिनके भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखाएं एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर ये दो बातों का ध्यान रख रही हैं तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स की किराएदार बन सकती हैं, पर इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप क्लेम करिए। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे रेस्टोरेंट ऑनर के GST रिटर्न वापस लेने की क्या है उलझन, क्या है तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Budget 2022 Booster for Growth के प्रायोजक हैं ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, मेकिंग बिजनेस सिंपल, EaseMyTrip.com, India's fastest growing travel portal, और Lenovo, we've got your back। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, 2012 दिया हुआ है, तो ये अभी 60 में मिल रहा है। 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 लाख में बैड डील नहीं है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। हरियाणा कर्नाटका में अगर आप प्रॉपर्टी रोटेट कर सके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम, तो आपको स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये आपका इन्वेस्टमेंट सेकंड होम के तौर पे अच्छा है। आई होप कि आपको भी इसमें अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए सिग्नेचर ग्लोबल प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Espresso, a Sher Khan company. Powered by BSC, experience the new. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Budget 2022 Booster for Growth के प्रायोजक हैं ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, मेकिंग बिजनेस सिंपल, EaseMyTrip.com, India's fastest growing travel portal, और Lenovo, we've got your back। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, और अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। जीएसटी के मोर्चे पर जो पहला सवाल आया है वो है गुरुग्राम से, जो कि अरुण महेश्वरी जी का। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, हमारा ना एक रेस्टोरेंट है गुरुग्राम में, और ना कोविड की वजह से केसेस जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा फुटफॉल जो है, अब रेस्टोरेंट में लोग ज्यादा आते नहीं है, तो जो हम रेंट, जो हमारी प्रेमाइस का रेंट जा रहा है वो काफी ज्यादा है, तो उस पर भी मेरे को जीएसटी देना पड़ रहा है, तो क्या मैं वो जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ? ये बहुत लोगों के पास ये सवाल होगा, चूंकि जिस तरह से फिर से कोरोना की अगली लहर आ रही है, कई लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। कोहली साहब क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ अरुण जी, देखिए रेस्टोरेंट ओनर्स को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला कि आप 5% जीएसटी चार्ज करिए पर किसी चीज़ का आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। दूसरा विकल्प है कि आप 18% चार्ज करिए और आप आईटीसी सब चीज़ों का क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप इस बिना पे आप निर्णय कर लीजिए अरुण जी कि आप रेंट पे जो आप पे कर रहे हैं उसको आप क्लेम अगर 18% कर रहे हैं आप तो कर सकते हैं, पर अगर 5% कर रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते। पर हमें बहुत खेद है कि आपका फुटफॉल गिर रहा है और बिजनेस, हम उम्मीद करते हैं कि ये वेव जल्दी चली जाएगी और आपका बिजनेस नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से। सबरीना इलियासी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बताएं, क्या सवाल आपके पास? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं नेल पेंट और फेशियल पैक की सप्लाई में एंगेज्ड हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे बताया कि मैं आईटीसी अवेल नहीं कर पाऊंगी 1 जनवरी के बाद, बिकॉज मेरे वेंडर्स जो हैं वो डिले करते हैं रिटर्न फाइलिंग में। तो बस और मेरी वर्किंग कैपिटल भी बहुत थोड़ी सी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आईटीसी अवेल? ठीक है, इसमें कुछ नियम भी नए आए हैं। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको? जी हाँ सबरीना जी, आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया तो, पर कुछ जानकारी दी, कुछ रह गई। जी हाँ, 1 जनवरी से जो नया नियम है कि पहले जब आपका वेंडर था वो 2A और 2B में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करता था तब तक आप 5% फालतू ले सकते थे। मतलब जो आईटीसी आपने क्लेम करना है 5% आप आगे जा सकते थे। अब 1 जनवरी से जब तक वो 2A और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सबरीना जी, तब तक आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अपने वेंडर्स को बोलिए कि टाइम से रिटर्न फाइल किया करें, टाइम से टैक्स जमा कराया करें, जिससे आपका जो फेशियल पैक्स और नेल पेंट का काम है वो और आगे चले, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो। जी चलिए, सिर्फ सबरीना जी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं जो जीएसटी के कारोबारी हैं उन सब के लिए 1 जनवरी से जो नया नियम आया है उसके तहत ही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। इसलिए सप्लायर पर थोड़ा सा दबाव बनाकर रखिए कि वो भी उधर से अपनी फाइलिंग, अपनी जानकारी जरूर अपलोड कर दिया करें। कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि कई बार लोग मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं तो दोबारा संपर्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।